जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, उसी का ज्योग्राफी का इकाई 3 निर्माण उद्योग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आप इससे संबंधित पहले के जितने भी चैप्टर है उसे नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका इकाई 3 है निर्माण उद्योग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके जितने भी सॉल्यूशन है उसी को इसमें शामिल किया गया है। तो हम अभ्यास के प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्त। आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और एक एक करके सारे आंसर हम बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको और कहीं ना जाना पड़े और यहीं पे याद करना पड़े हो जाए। यहीं पे याद हो भी जाएगा, संभवतः हम पूरा प्रयास करेंगे। आपका पहला प्रश्न में कहा गया है इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। ऑप्शन में है क बाजार, ख जनसंख्या, ग पूंजी और घ ऊर्जा। तो दोस्त आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख यानी कि जनसंख्या। ये जो होता है औद्योगिक अवस्थिति का कारक में नहीं आता है। ठीक है दोस्त। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कहा गया है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो आप जानते ही हैं कि भारत में पहला जो कंपनी थी वह टाटा लौह इस्पात कंपनी थी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ख में दिया गया है। ठीक है। आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है पहली आधुनिक सूती मिल निम्नलिखित में से किस जगह पे यानी कि स्थापित की गई थी। तो वैसे तो आप देख रहे हैं इसका आंसर आप बता सकते हैं। मुंबई एक पतन है। यह यहाँ पे क्या कहा गया है 3 नंबर में कहा गया है पहली आधुनिक सूती मिल निम्न मिल मुंबई में स्थापित जो की गई थी। क्योंकि इसमें क्या क्या था। मुंबई एक पतन था इसलिए, क्योंकि पतन का मतलब होता है कि जहाँ पे कई जगहों से वहाँ पे आ कर के सामान उतारने वाला, यानी कि पानी से संबंधित जो भी जहाज़ें होती है वहाँ पे आके अपना सामान की लदाई और उतराई करती है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। ये भी बात सही है। यहाँ पे कच्चे माल उत्पादन होते हैं इसलिए यहाँ पे सूती कपड़ा बनती है। तीसरा कहा गया है गाँव में पूंजी में यानी मुंबई में पूंजी उपलब्ध भी थी, क्योंकि पूंजी के लिए क्या है ये ज़्यादा रोजगार चाहिए, जो कि मुंबई में ये था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी घ। ठीक है दोस्त। 4 नंबर प्रश्न में आपका कहा गया है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो ऐसे आप बता ही सकते हैं सूती वस्त्र कृषि पे ही आधारित है, जैसा कि कपास और चीनी उद्योग, जैसे कि गन्ना उगाते हैं आप। जूट ये भी कृषि से संबंधित है। जब जूट आप उगाइएगा पर्सन तो ही आपका ये जूट बनेगा, यानी कि आपका इसे वस्त्र वगैरह बनते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए आप भूमि से कई खनिज निकालते हैं तो ये बनता है। आपका 5 नंबर में कहा गया हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, यानी कि यह जो है हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए। क में दिया गया है कोलकाता से रिसड़ा के पास। ठीक है। ख में है कोलकाता से कुन्नारी के पास और ग में है कोलकाता से मुदनीपुर के पास और घ में है कोलकाता से हावड़ा के पास। तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन घ, कोलकाता से हावड़ा के पास यह स्थित है। आपका 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का मतलब है कि जिसमें सामान्य व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उसमें काम कर सके। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो सीमेंट उद्योग ऑप्शन क में है, टाटा लौह इस्पात उद्योग ऑप्शन ख, बोकारो लौह इस्पात उद्योग ऑप्शन ग और घ में है रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक का मतलब है ये सरकार द्वारा निर्मित क्षेत्र है। आपका 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है दोस्त। तो आपका ऑप्शन क में है पेट्रो रसायन उद्योग, ख में है लौह इस्पात उद्योग,
ग में चीनी उद्योग और घ में है चितरंजन लोकोमेटिक उद्योग। तो जी इसमें जो होता है उपभोक्ता उद्योग जो है चीनी उद्योग है, क्योंकि अब चीनी जो उत्पादन करते हैं यानी कि गन्ना उत्पादन करते हैं तो चीनी बनता है और उपभोग आम पब्लिक कोई भी कर लेता है। आपका 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने के उद्योग है। तो आप ऐसे भी इसका आंसर लगा सकते हैं, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने के उद्योग है, बाकी के सब बड़े पैमाने के उद्योग है। 9 नंबर में कहा गया है भोपाल त्रासदी गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्त आपको बता दें कि 3 दिसंबर का दिन था। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को यह यानी कि हमारे मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, उसी में हुआ था यह घटना। यह एक उर्वरक फैक्ट्री था और इसी में मिसाइल आइसोसाइनाइट गैस जो था इसी के रिसाव के कारण हुआ था। ये क्या था कि जो लोग काम के धुन में इस गैस को पहचानने में देरी कर दिए, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग में बीमारी फैल गई और लगातार फैलती चली गई और कई दिनों तक महीनों तक लोग बीमार पड़ने लगे और पास के जितने भी हॉस्पिटल थे उन सभी हॉस्पिटल में लोगों की संख्या बीमारियों से फुल हो गया। इस तरह से यह भोपाल त्रासदी गैस इतिहास बना लिया है अपना। चलिए अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ चुके हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न पूछा गया है निर्माण से यानी कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। तो हम एक एक करके सारे का आंसर देख लेते हैं। चलिए दोस्त अब आंसर शीट आप भरेंगे। विनिर्माण उद्योग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कच्चे माल द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं को तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। वर्तमान समय में यह किसी भी राष्ट्र के विकास एवं समानता यानी कि संपन्नता का सूचक है। जैसा कपास से कपड़ा बना लेना, गन्ने से चीनी निकाल लेना, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात इत्यादि का निर्माण करना, यह विनिर्माण उद्योग है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट जो कृषि से संबंधित है और उसे हम एक उत्तम किस्म में यानी कि उद्योग के माध्यम से एक अन्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि गन्ना से चीनी बना लेना और कपास से रुई से धागे बना लेना, ये क्या है एक प्रकार का विनिर्माण उद्योग का उदाहरण है। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि कहा गया है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। आंसर लिखिए सार्वजनिक उद्योग वैसे उद्योग जिसका संचालन सरकार द्वारा स्वयं होता है, यानी सरकार स्वयं करती है, उसे हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लौह इस्पात केंद्र, ये सभी क्या है, ये सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्त। निजी उद्योग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वैसा उद्योग जो निजी व्यक्ति के द्वारा यानी स्वामित्व के आधार पर जिस उद्योग की स्थापना होती है, जो उद्योग चलायमान होता है, चलता है, उसे हम निजी उद्योग कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ये क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आज का आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखें। तो चलिए इसके 3 कारक को लिख लेते हैं। हर प्रश्न को अच्छा से बढ़ा चढ़ा के अगर लिखिएगा तो आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा। उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्नलिखित है। पहला है, यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, पहला अनुकूल सुलभता, यानी कि आपको अनुकूल सुलभता यानी कि वातावरण आपके लायक होना चाहिए, और यानी कि जो भी फसल उगाते हैं उसके लायक होनी चाहिए। अनुकूल जलवायु भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप पर्सन की उत्पादन कर रहे हैं और मौसम क्या है, गर्मी का है, जो कि ठंडी का चीज़ है, गर्मी का हो गया, तो उसमें क्या होगा, जो कपास होगा वो टूटने लगेगा। वैसी स्थिति, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए और मानवीय कारक भी शामिल है इसमें। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, यानी कृषि और खनिज आधारित उद्योग में अंतर बताना है। चलिए दोस्त आंसर भरिए। कृषि आधारित उद्योग वैसा उद्योग जिसके कारण कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है,
यानी कि जो भी आप कच्चा माल प्राप्त करते हैं वो कृषि से ही प्राप्त करते हैं। जैसा सूती वस्त्र उद्योग के लिए, रेशमी कपड़ा के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, चाय उद्योग के लिए, कहवा उद्योग के लिए तथा जूट उद्योग के लिए। ये क्या है? ये कृषि पर आधारित उद्योग है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो आपको ऑप्शन दे देगा सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग और चीनी उद्योग। तो आपका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। चलिए अब खनिज आधारित उद्योग पर बात कर लेते हैं। ऐसा उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर रहता है उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसा कि लौह उद्योग, इस्पात, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग। ये जैसे कि आप फर्टिलाइज़र देखते हैं जो भी पौधों के लिए या फिर जो आप कृषि करते हैं उसमें दिया जाता है, ये सारे उद्योग इसी में शामिल होंगे। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप समझ चुके होंगे और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे आ जाते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग को उदाहरण सहित वर्गीकरण करें। चलिए दोस्त आंसर शीट भरिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित वर्गों में डिवाइड करा गया है। सार्वजनिक उद्योग, इनका संचालन सरकार स्वयं करती है, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, लौह इस्पात उद्योग। अब संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग क्या होता है? जब उद्योग में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या सहकारी समितियां का योगदान होता है उसे हम संयुक्त या सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे आइडियल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग लिमिटेड इत्यादि। ये सभी क्या है? सार्वजनिक उद्योग और संयुक्त उद्योग। फिर से आप समझेंगे इसे। सार्वजनिक उद्योग का मतलब होता है जिसमें सार्वजनिक उद्योग यानी कि जो सरकार स्वयं अपना उद्योग लगाती है और सरकार जो लगाती है उसमें आप सभी क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल। तो सरकारी हॉस्पिटल में आप खुलेआम यानी अपने दवा कराने के लिए जाते हैं। कोई भी आदमी, आम आदमी जाता है जो भारत का नागरिक हो, वो जाके दवा करा लेता है आइडेंटिटी कार्ड दिखा के। वो क्या है? जैसे चबूतरा बना देना, नल लगा देना कहीं पे, वो सार्वजनिक हो गया। और संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग में आ गया कि सरकार भी और निजी व्यक्ति भी, जिसके पास पैसा है वो सरकार के साथ मिल कर के उद्योग बैठाते हैं, उसे हम संयुक्त सहकारी उद्योग के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ चुके हैं और आपका पहला प्रश्न कहा गया है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी व्याख्या करें। तो ये दोस्त लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए हम इसका आंसर शीट को देख लेते हैं। एक एक करके सभी पे बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। उदारीकरण के बारे में पहले देख लेते हैं। तो उदारीकरण उद्योग तथा व्यापार को लाल फीता शाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियां बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्त, उद्योग तथा व्यापार को मिला करके संयुक्त रूप से जो भी आप प्राप्तियाँ यानी कि जो उससे कमी करते हैं यानी कमाते हैं, वही क्या होता है, लोगों को सेवा देके उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण से आप समझ ही सकते हैं, देश की स्वस्थ अर्थव्यवस्था को बनाए रखने हेतु देश के अधिकतर उद्योग के नियंत्रण पर सहकारी अधिकार को कम कर या समाप्त कर दिया जाता है। स्वामित्व को निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, जिसे हम निजीकरण कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए रेलवे का कोई ज़मीन पड़ा है और बेकार है, तो रेलवे उसका यूज नहीं करता है, यानी कि जो भी सरकार किसी चीज़ का यूज नहीं करेगा तो उसे लीज पे दे सकता है, या फिर लीज का मतलब होता है कि कुछ वर्षों, कुछ दिनों के लिए किसी अन्य आदमी के हाथों में अपने भूमि को दे देना है। जैसे कि बटाई खेत को देते हैं, जिसे रेहन आप बोलते हैं कि 10,000, 20,000, 10,000 रुपया कट्ठा के हिसाब से हम अपने खेत को रेहन रख दिए हैं, यानी कि उस पर अपने खेत उसके हाथ में सौंप दिए हैं कुछ दिनों के लिए और उससे कुछ पैसा लिए हैं। वो क्या है, उस पैसा का इस्तेमाल करेंगे, उसका ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। वही होता है उससे संबंधित क्या बताएं आपको, कुछ निश्चित समझ के लिए लीज पर दे देना। आप इसे समझ पाए होंगे। और जैसा कि आप जब
समय पुग जाता है या फिर समय पुगने के बाद भी आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। अगर आप चाहें समय से पहले लेने के लिए तो आप लीज लिखवा चुके हैं 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है दोस्त। और वैसे उसके मन की बात बनती है, वो भी चाहे तो छोड़ भी सकता है, या फिर आपसे कहे कि नहीं आपका ज़मीन हमें नहीं चाहिए, आप पैसा दे दीजिए हमारा, तो आप भी नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से वो है, आप कहिएगा कि नहीं हम 2 साल के लिए लिए हैं 1 साल के लिए हैं तो उतना दिन के बाद ही देंगे, तो ये भी हो सकता है। चलिए अगले मुद्दा पे बात करते हैं, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी तकनीकी एवं व्यापारिक आदान प्रदान को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। यानी विश्व के हर एक देशों के साथ अन्य देशों के साथ व्यापार व्यवसाय होना ही एक प्रकार का वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया का सामान तथा जापान, अमेरिका, भूटान, बांग्लादेश, चाइना के सामान को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और बेचा जाए तो उसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियाँ वैश्वीकरण को परिभाषित करने में लगी हुई है। आज हम डेवलप हो रहे हैं, यह वैश्वीकरण का ही देन है। हमारा उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ तारतम्य बनाना होता है, यानी कि हम अन्य देशों की भांति हम भी आगे बढ़े, यही वैश्वीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी होती है, विदेशी पूंजी की मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील बनाना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में उत्साहवर्धक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया है, किंतु निर्णायक और कृषि दरों में गतिरोध उत्पन्न हुई है। आगे बात करें, विश्वव्यापी मंदी के बावजूद चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देश की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की दर अधिक है, किंतु सामाजिक क्षेत्र की प्रगति संतोषजनक नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि कितना हो विकास हो रहा है देश का, लेकिन गरीब गरीबे रह रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। इसका कारण ये हुआ, यानी कि लोग क्या है, सभी लोग संतोषजनक नहीं हैं। आगे बात करें हम, रोजगार सृजन के अवसर कम हो गई है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित हो गई है, जो कि 5वीं योजना में इसको लाया गया था। पाँचवीं योजना कार्यक्रम के तहत गरीबी उन्मूलन को रखा गया था। अनाज का विलुप्त भंडार रहते हुए भी भारी संख्या में भारतवासी कुपोषण के शिकार है। यानी कि भारत में जिसके पास अनाज है वो बहुत है, जो कि खराब हो रहा है और गरीबों को नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है उसमें क्रय शक्ति की कमी। क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं है तो वह उसे नहीं खरीद सकता है। जैसा कि मार्केट में आप देखते होंगे कि गरीब लोग तरस जाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, मिठाइयाँ खरीदने के लिए वगैरह वगैरह। तो वही है, वो लोग क्या है कि पैसा नहीं है, सामान सामने दिख रहा है, वो खरीद नहीं सकते हैं। आगे हम बात करें, वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योग विशेषकर कुटीर एवं लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यानी कि वैश्वीकरण से मान लीजिए जो उद्योग लगा है उसके लिए क्या है, उसके लायक है, यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो भी उत्पादन करेगा वो इस व्यापार में बिक जाएगा। यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि वैश्वीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था पर और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, पर समाज में असंतोष अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो गरीब है वो और गरीब है और जो अमीर है और अमीर है। ठीक है दोस्त, तो इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है और आपका आज का 2 नंबर प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। दोस्त आपको बता दें कि आपको रियल क्वेश्चन इसलिए दिखाना पड़ता है ताकि ये आप नहीं कहेंगे कि हमको ये सही क्वेश्चन नहीं है, कहीं और से लिखवा रहे हैं।
चलिए दोस्त, इसका आंसर सेट लिखिए। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतरता, शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दी है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टीवी, टेलीफोन, पेपर, रडार, सेलुलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री यानी कि हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनी तथा प्रतिक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि इन्हीं उच्च प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र बेंगलुरु यानी कि बेंगलुरु जो कर्नाटक में पड़ता है, इसके साथ मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ में है। इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क भी है जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इसका प्रमुख कारण महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रतिक्रिया बाह्य स्रोतीकरण है। दोस्त, इस क्वेश्चन से आप ये भी समझेंगे कि इस वैश्वीकरण ने इस सॉफ्टवेयर कंपनी के तहत ऐसा योजना निकाल दिया है जिससे एक देश को दूसरे देशों से खतरा भी हो गया है। जिससे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं दोस्त कि मान लीजिए हैकर क्या है कि मान लीजिए आपका कोई निजी सामग्री है जो आपका गूगल अकाउंट पे सेव है। हैकर क्या किया कि ऑनलाइन के माध्यम से, नेटवर्किंग सुविधा के माध्यम से इसे हैक कर लेगा और आपसे करोड़ों रुपये की मांग करेगा। आप गरीब आदमी हैं या फिर आपके पास उतनी संपत्ति नहीं है तो आप कहाँ से देंगे, या फिर अमीर है तो उससे भी ज़्यादा पैसा मांग देगा। तो यही है दोस्त, इससे हानि भी है और फ़ायदा भी है। इसके लिए आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जो किसी आसानी से किसी व्यक्ति को न मिल जाए। इसका मुख्य कारण यह है दोस्त कि इंडिया के लोग जो होते हैं अधिकतर निजी मोबाइल नंबर ही पासवर्ड के रूप में डाल देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा पासवर्ड डालना चाहिए जो उसे न मिले। होता क्या है दोस्त, मान लीजिए कि आपके मोबाइल पे जो SMS जाता है पासवर्ड के लिए, तो आपका पासवर्ड वही है तो क्या करता है, वही मोबाइल नंबर डालता है, जिससे क्या होता है वो खुल जाता है, जिससे आपका जो भी सिस्टम है वो हैक हो जाता है। इसलिए आप अपने नाम, जो भी आप पासवर्ड बनाए उसमें अपने नाम डाल दें इंग्लिश का, जिससे उसको पता ना चले, या फिर उसमें एक नाम एक इंग्लिश वर्ड ऐसे करके डालेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा, सिवाय आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है। तो चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का आपका 3 नंबर प्रश्न है जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि इसके बाद परियोजना कार्य है वो आप स्वयं से कर लेंगे। कहा गया है भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। इसका आंसर होगा सूती वस्त्र बनने में भारत का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, यानी कि भारत में सूती वस्त्र के उद्योग में काफ़ी अधिकार है। परंतु पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। लेकिन क्या हुआ था दोस्त, उत्पादन सही से नहीं हो पाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, VVI है कि भारत में पहला सूती वो कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में, और जगह का नाम क्या है, तो फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पे किया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था, तो 1818 ईस्वी में। आगे चलते हैं, लेकिन क्या होता है ये सफल कारखाना नहीं रहा। आगे आप बता दें आपको कि कुछ समय के बाद यह बंद भी हो गई और पहली सफल मिल मुंबई में सन 1854 ईस्वी में काबस जी नाना भाई डाबर ने लगाई, और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। यानी कि जब 1854 ईस्वी में नाना जी
भाई डाबर ने लगाई थी एक फैक्ट्री, तो इनकी फैक्ट्री ने फिर से क्या किया, उत्पादन शुरू हो गया उसमें, उस कंपनी में। तब से ये सफल कंपनी मानी जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने 1854 में सफल सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना की थी, तो आप ऐसे कह देंगे कि डाबर जी ने किए थे। ठीक है, और कब किए थे, तो 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी के बारे में यदि आप और कुछ भी जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। वर्तमान में यह भारत का सबसे विशाल उद्योग है, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि कृषि के बाद दूसरा ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन है, तो ये है, यानी कि कौन सा उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है दोस्त, आप समझ गए होंगे, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आगे। इसका निम्न कारण है, वितरण है, जो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आप पॉइंट बना बना के लिखेंगे। तमिलनाडु, यह भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र तैयार करने वाला राज्य है, जहाँ पे 219 यानी कि 219 मिलें हैं। गुजरात में कहते हैं, यहाँ मिलों की संख्या 117 है। इसके प्रमुख केंद्र अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत में रेशमी कपड़े बनते हैं, ये भी आप जान जाएंगे। भड़ोच के पोरबंदर, भावनगर एवं नदियाद है, ये गुजरात में पड़ता है। हम महाराष्ट्र में बात कर लें तो यहाँ पे 107 मिले हैं। यहाँ के प्रमुख केंद्र मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव हैं। पश्चिम बंगाल के देख लीजिए, इसके प्रमुख केंद्र हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर है। उत्तर प्रदेश में इसके प्रमुख केंद्र मानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदीनगर है। मोदीनगर किस लिए जाना जाता है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है दोस्त, मुर्शिदाबाद किस लिए जाना जाता है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और उज्जैन, यहाँ पे देख सकते हैं, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास किस लिए जाना जाता है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके प्रमुख केंद्र है। ठीक है दोस्त, ये आपका 3 नंबर प्रश्न आपका संपन्न हो गया। और ये चैप्टर का सारे क्वेश्चन हमने कोशिश किया है कि सही बताए। अब परियोजना कार्य बच गया है, जो कि आप स्वयं से कर लेंगे, और कोई ये हार्ड नहीं है। आपको अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसे भी हम पूरा करा देंगे। बट इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम बेस्ड के लिए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तथा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।